नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने 3 प्रश्न होंगे। पॉलिटिकल साइंस के मात्र 3 प्रश्न हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट तकरीबन 30 सिखाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे एक एक चीज़ पे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1969 में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने जो राजमन्नार समिति गठन की थी, उसकी क्या क्या सिफारिश थी। देखिए, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो राजमन्नार समिति थी वो किस लिए गठित की गई थी। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो वो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी समीक्षा के लिए ये राजमन्नार समिति गठन की गई थी। किसने गठन की थी ये पूछा जा सकता है, तो तमिलनाडु सरकार ने की थी। देखिए, तमिलनाडु सरकार एक प्रकार की राज्य सरकार है, लेकिन वो राज्य सरकार केंद्र से संबंध जो होता है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका कैसा है केंद्र का राज्य से, इस संबंध में तमिलनाडु सरकार खुद एक समिति गठन की थी। ठीक है, तो यानी कि राज्य स्तर पे भी ये समितियां गठन की जा सकती है, केंद्र से जो रिलेशन है और भी राज्यों का, ये नहीं सिर्फ तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में ये कमेटी गठन की गई थी, ये और भी राज्यों का, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनका संबंध केंद्र से कैसा है उसकी समीक्षा करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति की गठन की थी। इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सिफारिश से, जो कि पूछा जाता है कि एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि राजमन्नार समिति की इनमें से कौन सी सिफारिश थी। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 नहीं होगा और एक ऑप्शन आपके रहेंगे ये वाला कि ये राजमन्नार जो समिति है उसकी सिफारिश थी। तो इसके जो महत्वपूर्ण सिफारिश है उस पर प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो यूपीएससी जो लेवल है, यूपीएससी का जो सदस्य है वो जो चुने जाते हैं, तो यूपीएससी को ही हटाने की बात की थी किसने, राजमन्नार समिति ने। तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन लिए हैं। तो और भी चीज़ें जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अनुच्छेद 356, 357 और 365 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, उसको पूर्णतः समाप्त करने की बात किस समिति ने की थी, तो यही राजमन्नार समिति ने की थी। ठीक है, योजना आयोग को सांविधिक निकाय बना देना चाहिए, इसकी सिफारिश किसने की थी, तो राजमन्नार समिति ने की थी। सांविधिक निकाय और एक संवैधानिक निकाय होता है, वो आपको पता है, मैं कई सारे वीडियो में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये तो ना सांविधिक है ना संवैधानिक निकाय है योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग जिसे हम कहते हैं, तो ये तो ना सांविधिक निकाय है और ना ही आपके संवैधानिक निकाय है, लेकिन इन्होंने सिफारिश की थी कि इसको सांविधिक निकाय बना दिया जाए। ठीक है, अगला इन्होंने सिफारिश की कि राज्यों को अवशेषीय शक्ति प्राप्त हो। जैसा कि आपको पता है कि सेंटर को अवशेषीय शक्ति प्राप्त है, सेंटर को नहीं, संसद को। ठीक है, संसद इस पे कानून बनाती है, यानी कि जो विषय किसी भी विषय में नहीं आती है, जैसे आपके राज्य सूची होती है, संबंधित सूची होती है, संघ सूची होती है, तो कोई ऐसा विषय होगा जो कि किसी भी विषय के अंतर्गत नहीं आता। जैसे आपको मैं कई बार बताया साइबर क्राइम। ठीक है, पहले साइबर क्राइम नहीं था, इस वजह से उसको डिसाइड नहीं कर पाया कि कहाँ पे मतलब इसको डालना चाहिए, तो ये अवशिष्ट विषय हो गया। तो इस पे जो कानून है वो कौन बनाती है, ये इस पे कानून आपके संसद बनाती है। तो ये सिफारिश क्या कर रहे हैं कि ये संसद ना बनाए, ये इस पे क्या बनाए, राज्य कानून बनाए। ठीक है, तो ये आपके मतलब की सिफारिशें थी। और चौथा इनका क्या सिफारिशें थी, वित्त आयोग को एक अस्थायी निकाय बना दिया जाए। ठीक है, जो वित्त आयोग अभी का है उसको एक अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी इन्होंने सिफारिशें की थी सभी को खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। ऑब्वियस है, केंद्र सरकार इसको गठन ही नहीं किया था, तो केंद्र सरकार मानने वाले कहाँ थे। और ऐसे ऐसे इन्होंने मतलब कि सिफारिशें की थी जो कि मतलब कि एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कर सकता था इंडियन पॉलिटी को। आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी के अधिकारियों को ही इन्होंने कह दिया था कि हटा दो, मतलब कि यूपीएससी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं जिसे हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं ना उसको कहे थे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये स्टील फ्रेम है, ढांचा यही है, बाकी सब तो मांस के टुकड़े हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया को पूरा यही लोग चलाते हैं।
तो उसी को इन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। तो ये समझ सकते हैं कि मतलब कि सब बकवास इनका था, और वैसे भी केंद्र सरकार तो मानती नहीं है राज्य सरकार की बातें, तो मतलब कि पूरे तरीके से ये सभी चीज़ें खारिज कर दी। लेकिन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि एकदम से आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े चीज़ हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक पॉइंट बनता है, आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल विधि बनाकर एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए हैं कि 1 साल तो बढ़ाया जा सकता है। जैसे सपोज 18 मई को लोकसभा समाप्त होने वाला है, तो 1 साल बढ़ा दिया, तो यानी कि 17 मई को 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 में जाके समाप्त होगा। लेकिन अगर आपातकाल सपोज यहाँ पे लग गया, आपातकाल सपोज इतना एक सबसेट बनाते हैं, आपातकाल इतना लगा, ठीक है, आपातकाल इतना लगा, और ये आपका एक्सटेंडेड डेट इतना ही है, तो यानी कि आपातकाल एक्सटेंड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब है यह विस्तार आपातकाल की अवधि के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि 6 माह के बाद चुनाव कराना ही कराना होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं आप। लोकसभा के जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आपातकाल से 6 महीना से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपातकाल आज खत्म हुआ तो 6 महीने के अंदर, कहने का टोटल मतलब ये है कि चुनाव हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये जो प्रोविज़न है ये आपके विधानसभा में भी ऐसा ही है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे भी इसी तरह के प्रोविज़न है। आपातकाल के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, आपातकाल के संदर्भ में पूछा जाता है क्या वक्तव्य सही है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कानून स्वतः अप्रवाही हो जाता है। मतलब कि इसमें कोई विधेयक लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपातकाल लग गया तो आपके आर्टिकल 19 में जितने भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब कि अधिकार है वो आपके निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई कानून वगैरह या अधिसूचना वगैरह राष्ट्रपति को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका पॉइंट सही है, आपातकाल में ये होता है। आपातकाल में किए गए विधायी और कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब ये कि आपातकाल में कुछ आपके साथ हुआ, यानी कि आपको उठा के जेल में रख दिया, तो आपातकाल जैसे ही ख़त्म होगा तो आप केस कर देंगे कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ था, हमको जेल में क्यों डाला गया, हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं रखा गया। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि आप आपातकाल के बाद न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके साथ आपातकाल के दौरान लगा था। तो यही कह रहा है कि आपातकाल के दौरान किए गए विधायी और कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि 44वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 19 के 6 प्रदत्त प्राधिकार के बल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखिए, जो 6 आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जब आपातकाल किस आधार पर लगता है? आपातकाल आपके लगता है यहाँ पे युद्ध और बाह्य आक्रमण। जब युद्ध, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण के मतलब कि बेसिस पे अगर आपातकाल लगा तो ये 6 अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आंतरिक विद्रोह, जैसे कि आपके लगे थे 75 में लगे थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय जो 75 में आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था, तो उस समय ये आपके जो 6 अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। ये कौन सा संशोधन करता है? 44वां, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी। तो इसलिए तो की थी कि उस समय आंतरिक मतलब कि आंतरिक विद्रोह की कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और ये सभी स्वतंत्रता उन्होंने छीन ली। तो मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार तभी छीना जा सकता है जब युद्ध और बाहरी आक्रमण हो। ऐसा नहीं हो कि जो आंतरिक विद्रोह है उसके आधार पे आप आपातकाल लगाए हैं, तब ये जो स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो ये कौन से प्रोविजन मतलब कौन से संशोधन में ये ऐसा कहा गया? 44 में। तो इस पे भी प्रश्न बनते हैं कि कौन से संशोधन में ये कहा गया था और उस समय किसकी सरकार थी। ये सब मतलब कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा।
1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों को पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने तर्कसंगत नहीं बताया, जो ये आपातकाल था उसको तर्कसंगत इन्होंने नहीं बताया, यानी कि कहा कि ये बेसलेस था आपातकाल लगाना। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ये 75 का आपातकाल था उसके मतलब कि गतिविधियों उसके कारणों को पता लगाने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, तो शाह आयोग। और ये शाह आयोग और गठन किया गया था हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दो शाह आयोग है, आपके पॉलिटी में दो शाह आयोग के ज़्यादा चर्चा होते हैं, हालांकि दोनों शाह अलग अलग थे, ठीक है। हालांकि पूछा जाता है कि शाह आयोग, एक शाह आयोग जो कि पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए गठित की गई थी, और एक शाह आयोग आपातकाल की जो मतलब परिस्थिति थी या कारण था उसको पता लगाने के लिए ये गठित की गई थी। और इसी शाह आयोग के रिकमेंडेशन पे इतने धड़ाधड़ जो 44वां संशोधन हुआ, इसी शाह आयोग को बेस मान के किया गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या सही है। तो देखिए उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम किए जा सकते हैं, जो कि गलत है। जो उनकी उपलब्धियां हैं राष्ट्रपति क्या, उनके भत्ते हैं, वो कम नहीं किया जा सकता है जब वो पद पे आसीन हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पद पे रहेंगे तो उनका जो वेतन वगैरह है वो कम नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आपको पता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जाता है, ठीक है। मान्यवादी का वेतन निर्धारित करता है, जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका वेतन निर्धारित करता है। तो देखिए उनका वेतन खुद कर देगा क्या, नहीं, ये सरकार के जो लोग हैं, मंत्री परिषद है, वो रिकमेंड करते हैं, तब जाके ये फैसला लेते हैं राष्ट्रपति। तो देखिए ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सरकार जो कहेगी वैसा ही काम करेंगे राष्ट्रपति, यानी कि इसमें संसद का कोई रोल नहीं है। आपके ऑप्शन रहेंगे कि मान्यवादी की जो वेतन है कौन निर्धारित करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या आपके उच्च न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए ये जो मान्यवादी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं, यानी कि सरकार रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को कि इतना वेतन दीजिए तो इतना देते हैं। और ये जो महान्यायवादी होते हैं वो प्राइवेट आदमी के लिए भी काम करते हैं। जैसे सपोज मेरा एक केस है, भगवान न करे कभी केस में लफड़ा हो, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी चीज़ है कि केस में आम आदमी उलझ जाए। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी है, सपोज मेरा एक किसी के साथ है, या मतलब कि सरकार के साथ ही केस है, हालांकि सरकार से तो अपन जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे सरकार के साथ तो नहीं लड़ सकते क्योंकि सरकार के लिए वो खुद काम करता है। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी है, सपोज कोई प्राइवेट आदमी है, वो महान्यायवादी को कहेगा कि मेरे लिए आप केस लड़िए, तो वो इंडिविजुअल आदमी के लिए भी केस लड़ सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल आदमी के लिए वो केस लड़ सकता है, तो उसका वेतन वहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जब मतलब कि जिस प्राइवेट आदमी के लिए काम करेगा तो उसके लिए वहाँ से भी वेतन मिल जाएगा। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इसको संसद वेतन नहीं देती है, इसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ठीक है। और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे ही सपोज अभी इंडिया की गवर्नमेंट है, जैसे ही यूपीए की गवर्नमेंट अगर आती है तो खुद ब खुद वो हट जाते हैं, त्याग पत्र देते हैं, नहीं तो ऑब्वियस है, पता ही है आपको कि यूपीए इनको हटा देगी, ठीक है। तो इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा कि जो महान्यायवादी हैं उनका वेतन कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है। मतलब कि बहुत सारे इंडिया के प्रदेश हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो ये अंतिम फैसला कौन लेता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वह लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी करस्पॉन्डिंग सदस्य को सदन का अध्यक्षता सौंप सकता है, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष हैं, अगर नहीं हैं तो ये किसी को कह सकता है कि आप अध्यक्षता कीजिए फलाने दिन, या मतलब कि जिस दिन अगर बैठक होती है, ठीक है। तो ये इनकी शक्ति है। राज्य विधायिका अगर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक पे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, और राज्य विधायिका पुनः राष्ट्रपति को भेजे तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो देखिए संसद में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा गया साइन करने के लिए, तो वो सामान्य विधेयक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। जब संसद फिर से भेजती है तो वो बाध्य हो जाता है कि उसको साइन करना ही करना है, लेकिन राज्य के संदर्भ में नहीं है। अगर राज्य कोई एक विधेयक बनाया और ये आपके राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति फिर से इसको लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ये जो विधान परिषद और विधानसभा है जिसमें, ठीक है।
विधान परिषद और विधानसभा फिर से इसको पारित कर दी, राज्यपाल के थ्रू फिर से भेज दिया राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इस संदर्भ में मतलब कि बाध्य नहीं है कि उनको स्वीकृति देना ही देना है। अगर वो चाहे तो इस पर वीटो लगा सकते हैं और इसको खारिज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो संसद है वैसा नहीं है, संसद में बाध्य होना पड़ता था इनको कि स्वीकृति देनी ही देनी है, लेकिन राज्य के संदर्भ में इनके पास वीटो है कि उसको खारिज कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के वीटो है अपने पास रख सकते हैं, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी वीटो की शक्ति है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं उस विधेयक पे, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके। तो इसी तरह से बने रहिएगा। आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है अगर आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो अगर MCQ के तरीके से पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।